इस प्रकार अभी तक हम लोग का NCERT क्लास 7th का तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 चैप्टर में आएंगे। 6 चैप्टर हम लोग का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव है। इसमें एक कहानी के थ्रू बताया गया है पहले कि पेड़ पौधे कहाँ पे किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं, इसके कारण के साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमालय प्रदेश में मनाली देखने गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह अस्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरानी हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गया तथा पर्वत के ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता था कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। शंकुधारी का मतलब ये होता है कि ऊपर नुकीला होते हैं। फूल लंबे फूलों एवं खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मनाली से आगे बढ़ने पर रोहतांग दर्रा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दर्रे तक के आगे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे उसमें परिवर्तन के साथ साथ जलवायु जो परिवर्तन होता है उसमें भी बदलती है। फिर वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है कि कहाँ पे कितनी उष्मा है और कितनी वहाँ पे नमी मतलब कि पानी है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी के परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर के कारण किसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित होती है: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। अब आते हैं वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। उन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विस्तृत होते हैं। उसके बाद है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। उसके बाद कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया, जो कि हम लोग पीछे की क्लासों में महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों एवं कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु और का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वन एक होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति वन। शंकुधारी वन यानी कि वन 6 प्रकार के होते हैं। तो हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, जो कि चित्र 6.3 में दिखाया गया। चित्र 6.3 में देखने से लगता है कि वो वृक्ष ज़्यादा घने हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है और उसके आसपास जितने भी वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं वो सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के होते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा भूमध्य रेखा पर होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ
पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनोस, महोगनी आदि के पेड़ पाए जाते हैं। ब्राज़ील के क्या आप जानते हैं, ब्राज़ील जो है, जो कि आपको दक्षिणी अमेरिका में है, कि उष्णकटिबंधीय यानी कि जो भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनाकोडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी मारकर खा जाता है। एनाकोडा एक सांप का प्रजाति है जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांप है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ झाड़ देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर यानी कि भूरे लंगूर होते हैं, और बंदर आदि, जो कि चित्र 6.5, 6.6 और 6.8 में दिखाया गया है। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। पर्णपाती मतलब पतझड़ वन। तो पेड़ों की पत्तियाँ इसलिए झड़ जाती है क्योंकि पेड़ों में नमी बनाए रखने के लिए पेड़ों की पत्तियाँ यहाँ पे झड़ जाती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, जो कि चित्र 6.7 में दिखाया गया है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार, दृढ़ का मतलब कि कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के पेड़ शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर जब भूमध्य रेखा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो वो मेरा उच्च अक्षांश हो जाएगा, और वहीं 0 डिग्री से जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे वो भी हम लोग का उच्च अक्षांश की ओर हो जाएगा। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज है, एस है, बिच आदि, और हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट तथा मोनाला जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि चित्र 6.9 और 6.10 में दिखाया गया है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्व, जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग हुआ वह उत्तर पूर्व हुआ, कि किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। तो भूमध्य सागर जो है ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का एक सागर है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा,
अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे यानी कि नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। अर्थात एक वंश होता है, जैसे नींबू के वंश आपका गागल भी है, नींबू भी है, संतरा भी है, ये उसकी प्रजाति है, इसलिए इसको नींबू वंश कहते हैं। इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रस भी कहते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम है, ऑस्ट्रेलिया में कम है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में नींबू सिट्रस जो वंश है नींबू वंश के, वहाँ पे वो उगाते हैं। नेक्स्ट है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच के जो भाग हैं में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब शंकुधारी वन आप चित्र 6.13 में देख के बता सकते हैं कि शंकुधारी वन कैसे होते हैं, यानी कि नीचे वो ज़्यादा घने होते हैं और ऊपर एक नुकीला की तरह होते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों की सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो टैगा वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको लुगदी बनाने का काम किया जाता है, जो सामान्यतः अखबार और कागज़ बनाने के काम आती है। यानी कि जितने भी सारे किताब, कॉपी और अखबार, हम लोग डेली प्रतियोगिता पढ़िए, जितने पढ़ने वाले जितने भी बुक आ गए, कॉपी आ गए, वो सारे चीज़ इन्हीं पेड़ों से बनाए जाते हैं। और जो नरम काष्ठ का उपयोग जो होता है उसका माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। जो भी फल के जो बक्से होते हैं वो इसी के बने होते हैं, टैगा वन के वृक्षों से ही बने होते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं और यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। नेक्स्ट है घास स्थल। घास स्थल 3 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास, शीतोष्ण घाट और कंटीली झाड़ियाँ। तो हम लोग उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये वन भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री से अक्षांश रेखा को कहते हैं कि किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का भाग होता है, जो कि हम लोग पीछे के क्लासों में इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़े हैं। आप वहाँ भी उस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगी। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती है और अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। सिर्फ यही जानवर यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु के कारण यहाँ पे इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, जो कि हम लोग पीछे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर जानवर पाया जाता है कहीं पे या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे, तो यह सब जलवायु के कारण ही वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण घास स्थल। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। तो जितनी भी कंटीली झाड़ियाँ होती है वो रेगिस्तान में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो कांटे जो निकले रहते हैं उससे वो नमी को बचाए रखते हैं। और विश्व के मानचित्र में रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? हाँ, भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम थार मरुस्थल है। और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। सबसे पहले कि वहाँ का तो सबसे प्रसिद्ध है ऊँट, जो कि वहाँ पे ऊँट वहाँ का जानवर भी है सबसे बड़ा।
और यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे यानी कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडी मिलेगी। अब ठंड क्यों मिलेगी? ठंड इसलिए मिलती है कि जैसे ही भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो जो भूमध्य रेखा के सामने ही सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, और वहाँ से जैसे हम दूर जाएंगे सूरज की किरणें भी कम पड़ते जाती है, और कम पड़ते जाने पे अक्षांश तक ध्रुव तक जाते जाते एकदम से वहाँ पे नहीं मिल पाती है, और सूरज की किरणें नहीं मिल पाने के कारण वहाँ पे अत्यधिक ठंडी पड़ती है। और यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ केवल काई, जो कि हम लोग आजकल बरसात के दिनों में अपने गांव में देखते हैं कि काई लग जाना, जैसे बरसात में मिट्टी पे काई लग जाती है ग्रीन ग्रीन, उसे काई कह सकते हैं। लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। तो मोटा फर क्यों होती है? क्योंकि वो ठंड से बच पाए, इसलिए उन पर मोटा फर होता है, और ये जलवायु के कारण होती है, तो जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस और कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, जो कि चित्र 6.16 में दिखाया गया है। आप वालरस को भी देख सकते हैं, ध्रुवीय भालू को भी देख सकते हैं और सील को भी देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल किन नाम से जाने जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना पैम्पास में, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड और मध्य एशिया में एस्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान नाम से हम लोग उस घास स्थल को जानते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो वनस्पतियों का विकास वहाँ की जलवायु और नमी पर निर्भर करता है। ख नंबर, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन सी है? वन, घास और कांटेदार झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। रोजवुड है और आभूषण है, महोगनी भी है। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका वाले भागों में पाए जाते हैं। नींबू सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतु में नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं या जलवायु में उगाए जाते हैं। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। तो शंकुधारी वन का उपयोग कागज़, पेपर, माचिस की तिल्ली और जो फल वाले जो डब्बे होते हैं वह शंकुधारी वन के पौधों से ही बनाए जाते हैं। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में विश्व के मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष, देवदार का जो वृक्ष है यह अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। उसके बाद जैतून, जैतून एक
नींबू वन सिट्रस का फल है। कंपोज जो है ये ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और डाउन एक नरम प्रकार का कास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है? तो यह जलवायु के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं, पेड़ों में नमी बनाए रखने के लिए। वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है जलवायु परिवर्तन के कारण। इस प्रकार हमारा क्लास 7th का 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैप्टर से कोई रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी मैसेज की रिप्लाई दी जाएगी, आपको क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।